गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज से हिंदी के वीडियो भी मैं आपको डालूंगी ना। ठीक है, पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 6 पढ़ेंगे भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वांचते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठी लाते हैं और उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी क्या है? भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लाते हैं, लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष या कोई बंधन नहीं होता कि ये इसी क्षेत्र में आएंगे या यहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते। उनकी लाई चिट्ठियां का संदेश पेड़ पानी पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। ठीक है, फिर है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कवि? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश ये पेड़ पौधे धरती पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। धरती द्वारा भेजा गया सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करना एक उदाहरण है। यह भी किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। ठीक है, पार्ट 6 है भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पहाड़ बांचते हैं। मतलब भगवान जैसे मनुष्य डाकिया होता है, हम लोगों के लिए चिट्ठियां लाता है। चिट्ठियों में संदेश आते हैं, हम उनको पढ़ के कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का, है ना। ऐसे ही ये जो पेड़ पौधे बादल हैं, पशु हैं, बादल हैं, ये क्या है? भगवान के डाकिये हैं। पर हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते। इनकी भाषा केवल कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। हम तो केवल यह
आंकते हैं कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप तो हर देश में बनती है, हर शहर में बनती है, तो हम कोई पहचान पाते हैं कि हमारी भाप है ना। जब ये भाप पूरी इकट्ठी हो जाती है तो पानी बनकर बरस जाता है, पर एक ही जगह नहीं है, सब दूर बरसता है। इसलिए जो प्रकृति है ये भेदभाव से परे है, भेदभाव को नहीं मानती। ये हो गया हमारा पार्ट 6। अब इसके क्वेश्चन आंसर। इसके अर्थ, संदर्भ, प्रसंग आप लोग लिखना, ठीक है। कविता से। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए, क्यों कहा है? मैं बोल रही हूं, आपको लिखना है, ठीक है। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया बताया है क्योंकि नंबर 1 डालो, पक्षी और बादल, नंबर 1, फिर आगे लिखो, पक्षी और बादल इंसान की बनाई सीमा को पार कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। दूसरा नंबर डालो। लिखते टाइम अगर समझ ना आए तो पॉज कर करके सुन के लिख लेना, ठीक है। दूसरा नंबर डालो, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं समझ पाते। नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं समझ पाते। नंबर 3, पक्षी और बादल अपने द्वारा चिट्ठियों से प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो कौन कौन पढ़ पाते हैं? लिखो उत्तर। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा है खवाला, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसको लिखना है, तो लिखो। ये पूरा लिख लेना इसमें, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का यहां से लेके यहां तक। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। यहां तक। फिर दूसरा खा नंबर का आप यहां से देखना। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यहां से बस इतना सा। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यहां तक। फिर प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं?
लिखो आंसर उत्तर नंबर 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, प्रेम, सद्भाव, परस्पर मेल, एकता आदि का संदेश पढ़ पाते हैं और यही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। लिखो इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर नंबर 5। प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। अपने पराये की भावना तो मनुष्य रखते हैं। प्रकृति तो मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध दूसरे देश को भी भेजती है, जिससे मनुष्य में मनुष्यता विकसित हो तथा कोई किसी की जान का दुश्मन न बने। अब ये दिए गए हैं पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हो। लिखो इसका आंसर। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए देखते हैं, क्योंकि उनमें भगवान के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारा और परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए न होकर संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए होता है। फिर है आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। सभी ने पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए।
चलो लिखो। मनुष्य और खतों चिट्ठियों का रिश्ता प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में यह काम कबूतरों या अन्य पालतू पक्षियों द्वारा किया जाता था। इस काम का मनोवांछित परिणाम 100% पाने की संभावना नहीं होती थी। राजघरानों तथा कुछ समृद्ध परिवारों द्वारा यह काम तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों द्वारा कराया जाता था। ठीक है। टेलीफोन, फैक्स, राडार और मोबाइल ने इस क्षेत्र को बदलकर रख दिया है। इन सब साधनों में संदेश भेजने का आधुनिकतम साधन इंटरनेट है, जिसके माध्यम से अत्यंत कम समय में हम मनोवांछित संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचा सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा संदेश जहां समुचित मानवता के लिए होता है, वहीं हमारा संदेश प्रियजनों के लिए भी होता है। ठीक है, ये 2 हो गए। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये आप लोग को लिखना है। ये छोड़ देना, अनुमान और कल्पना, शब्दार्थ लिख लेना। ठीक है, जहां पे समझ नहीं आए वहां पर आप पॉज कर करके सुनना और लिखना। ठीक है, चलिए, गुड डे ऑल ऑफ यू।